अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुहब सीकर के प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रिंस एजुहब सीकर के प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ ही आपको सिविल सेवा की तैयारी करने का मौका मिलता है। इसके लिए आप हमारा सीकर स्थित कैंपस विजिट कर सकते हैं अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फोन नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर दें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि आज का टॉपिक है 5G तकनीक और ऑप्टिकल फाइबर। परंतु इसको समझने के पहले एक चीज समझनी आवश्यक है और वह है भौतिक विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत ऑप्टिक्स के। तो जरा उनको समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के चलते वह किस प्रकार से इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन की घटनाएं होती हैं उसको समझ पाएंगे, तभी इस ऑप्टिकल फाइबर को हम अच्छे से जान पाएंगे क्यों इसका यूज इतना जरूरी है। तो अगर हम इसे रेयर एंड मीडियम मान लें, अर्थात इसको हम विरल माध्यम कह दें और यहां पर डेंसर मीडियम अर्थात सघन माध्यम, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यह हमारा नॉर्मल होता है, सामान्य, तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। और यह जो एंगल होता है आपका, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं और इस वाले कोण को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से भी जानते हैं। अब बस यहां छोटी सी चीज ये समझनी होती है कि जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 90 डिग्री हो जाए, अर्थात स्थिति कुछ ऐसी हो जाए, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कह देते हैं, अर्थात क्रांतिक कोण कह देते हैं। और यदि ये क्रांतिक कोण की स्थिति जो मैंने बताया ये 90 डिग्री, यदि इस क्रांतिक कोण की स्थिति में बस एक स्थिति और बन जाए तो फिर उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो फिर यह जो घटना है ये आप देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे TIR अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह समझना इसलिए भी जरूरी था कि जैसे ही हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आएगी, इसलिए मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक डिस्कस करने से पहले ही बता दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5G प्रौद्योगिकी भारत में आ चुकी है और अब मोबाइल फोन कंपनियां 5G हैंडसेट भी भारतीय बाजार में उतार रही हैं और इसी के साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में भी इसका एक अहम योगदान रहेगा, एक अहम रोल रहेगा। तो उसमें हमें क्या क्या चीजें समझने की हैं, क्या क्या टॉपिक कवर होंगे कि डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल इंडिया से प्रश्न आ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर है तो प्रकाशीय सिद्धांत से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। आप देख सकते हैं कि 5G प्रौद्योगिकी बहुत जल्दी भारत में अपनी पैठ बनाने जा रही है। स्मार्टफोन निर्माताओं ने इसके स्वागत में 5G क्षमता युक्त फोन भी जारी कर दिए हैं। 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ताओं और 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ ये फिगर समझने वाला है कि 117 करोड़ से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ता हैं और लगभग 82 करोड़ से अधिक हमारे पास इंटरनेट उपभोक्ता हैं। कई देशों की जनसंख्या इतनी नहीं है जितना हमारे पास इंटरनेट उपयोग करता है भारत के पास, तो बाजार के रूप में हमारी एक बड़ी पहचान। तो फिर भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे तेजी से विकास करते बाजारों में से एक है। और कंपनियों के लिए बाजार आपको पता है
कि वह एक अर्थ का स्रोत होते हैं, तो वहां पर फिर हमें आर्थिक रूप से संबल तो होना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं और समझते हैं कि भौतिक और पारंपरिक अवसंरचनाओं अर्थात फिजिकल और ट्रेडिशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, उनमें समेकित रूप से यानी एक समान रूप से सेम तरीके से हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, ताकि एक शब्द होता है आप उसको समझ पाए कि जब हम कहते हैं कि वह डिजिटल साक्षरता, तो पहले साक्षरता लिखने पढ़ने से हुआ करती थी, लेकिन अब साक्षरता का एक नया आयाम वह डिजिटल साक्षरता के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसमें और भी पॉलिटी के मुद्दे भी जुड़ेंगे, क्योंकि मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नजरिए से आपको बता रहा हूं, तो फिर बस आप इतना ध्यान रखें कि डिजिटल साक्षरता का मुद्दा भी इसके साथ जुड़ेगा, और जो दूसरे स्तर हैं आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो आपको इसके विषय में फिर जानकारी देंगे। तो इसके साथ कहीं ना कहीं डिजिटल साक्षरता या डिजिटल निरक्षरता का मुद्दा भी जुड़ेगा कि भारतवर्ष में साक्षरता तो है, परंतु डिजिटली साक्षर कितने लोग हैं। और ये अगर डिजिटल साक्षरता का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक जो डिजिटल खाई है वह बढ़ती जाएगी, तो उसको कैसे हमें कम करना है समेकित रूप से, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। और डिजिटल इंडिया परियोजना को समावेशी बनाने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि कहीं कोई पीछे ना छूट जाए, अर्थात यह इंटरनेट कनेक्टिविटी दूर दूर के क्षेत्रों तक हम पहुंचा पाए। तो यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है और ध्यान देने योग्य पॉइंट है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इस संदर्भ में 5G ऑप्टिकल फाइबर की बुनियादी बातें जो हैं वो बड़ी प्रासंगिक होंगी, और नए मुद्दे हमारे सामने आएंगे नए तरीके के। तो एक होलिस्टिक अप्रोच में, एक समावेशी अप्रोच में, समावेशी समझ में हमें उन्हें समझना भी होगा। देखिए, जो 5G तकनीक है वह एक उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड है, अधिक तेज है 4G से, लोअर लेटेंसी है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक। मैंने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात पहले ही एक वीडियो में की हुई है, वहां यहाँ पर ये दोनों आपको मिल जाएंगे। अभी भारती एयरटेल ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए उन्होंने 5G का यूज दिखाया। तो यह भी चीजें शुरुआत हो जाएगी वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की 5G के जरिए, क्योंकि एक हाई स्पीड प्रौद्योगिकी, एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी, 20 Gbps तक इसकी स्पीड उच्च पाई गई है, जहां अभी 4G में हमें अधिकतम स्पीड 1 Gbps ही मिल पाती है, और यहां 20 Gbps की स्पीड हम प्राप्त करेंगे। लेटेंसी या विलंबता के मामले में, ठीक है, कम होगी लेटेंसी। मैंने कहा निम्न लेटेंसी है, तो लेटेंसी भी कहीं ना कहीं कम होगी, इसको ध्यान रखें। लेटेंसी होती क्या है, तो नेटवर्क द्वारा प्रतिक्रिया देने में जो समय लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं, तो वह भी अपने आप में कम हो जाएगी। अब देखिए, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रकार लाभ की मात्रा को निर्धारित कर सकता है। आप फाइबर को ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल को ध्यान रखिएगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। फाइबर अधिक बैंडविड्थ प्रदान करता है। जो लोग वाईफाई चलाते होंगे उन्हें पता है कि फिर दो तरीके के वाईफाई, और फाइबर वाला वाईफाई जो है वो कई जगह फाइबर कनेक्ट, जो केबल कनेक्शन है वाईफाई के, वो कई बड़े बड़े सिटीज में अब फेमस हो रहे हैं। तो फाइबर इज अ गुड बैंडविड्थ प्रोवाइडर, हाई स्पीड देता है, ठीक। और तांबे के उपयोग के साथ इसे प्राप्त कर सकना असंभव है, वह भी बताएंगे क्यों। कि सिग्नल जो होता है वो ऑप्टिकल फाइबर की केबल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, और बिल्कुल भी सिग्नल का लॉस नहीं होता। आप इस चीज को समझ पाए, इसीलिए मैंने पहले ही आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अवगत करा दिया। अधिक बैंडविड्थ का मतलब है कि फाइबर तांबे की तार की तुलना में कहीं अधिक दक्षता के साथ अधिक सूचनाओं का वहन कर सकता है। अब ये सूचनाएं क्या हैं? जब मैंने पेपर डिस्कस किया था तो आपको ब्लॉकचेन्स के बारे में बताया था, और मैंने यह भी बताया था कि ये होता क्या है, ये ब्लॉक्स क्या होते हैं। इंफॉर्मेशन के ही तो ब्लॉक्स हैं। हम इंटरनेट पर किस चीज का गिव एंड टेक करते हैं, किस चीज का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का ही आदान प्रदान करते हैं, जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है। तो तांबे के तार की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कहीं अधिक सूचनाओं को वहन करने की क्षमता रखता है, और मैंने बताया चूंकि TIR का ये पैटर्न फॉलो करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि भौतिकी का अपना एक मूलभूत सिद्धांत है, उसको ये फॉलो करता है। और ध्यान रखें, तकनीक में कोई भी चीज विज्ञान के सामान्य नियमों का ही पालन करते हुए चलती है। ट्रांसमिशन की रेंज, चूंकि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डेटा प्रकाश के रूप में गुजरता है, और आप जैसा कि जानते हैं प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ट्रांसमिशन के दौरान अत्यंत कम सिग्नल हानि होती है। मैंने कहा ना, अभी आपको बना के दिखाया था कि अत्यंत कम सिग्नल हानि होगी क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाया जाता है। डेटा उच्च गति से और अधिक दूरी तक स्थानांतरित कर सकते हैं। इंटरफेरेंस नहीं होता। देखिए, कॉपर केबल की तुलना में शोर और विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बची रहती है। तो इंटरफेरेंस नहीं होगा तो जो सिग्नल है वो क्लियरली कम लेटेंसी के साथ हमें मिल पाएंगे। ये इतना कुशल है कि इसके माध्यम से लगभग 7% सिग्नल राउटर तक पहुंच सकता है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती है कि वह ऑप्टिकल फाइबर केबल में 7% सिग्नल राउटर तक पहुंच सकता है। इस प्रकार से कथन बनाया जा सकता है और इसमें सही या गलत पूछा जा सकता है। स्थायित्व की बात करें तो फाइबर ऑप्टिकल केबल उन विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से अप्रभावित रहती है जो कॉपर केबल को प्रभावित करते हैं, जैसे सल्फर का प्रभाव है या ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल उन प्रभावों से दूर रहती है, ठीक, और तांबे पे उनका प्रभाव पड़ेगा। अगर बहुत अधिक सल्फर है तो जो आपका कॉपर वायर है वो डिग्रेड होगा बहुत तेजी से, तो वहां पर भी यह बेहतर तकनीक साबित होती है। कोर कांच का बना होता है तो ये एक इंसुलेटर होता है लाइट का, पर आपको पता है कॉपर क्या है, सुचालक है विद्युत का, तो वहां पर भी एक हमें एडवांटेज मिलता है ऑप्टिकल फाइबर में तांबे के ऊपर कि जो ऑप्टिकल फाइबर है कोर कांच का है, तो कांच इंसुलेटर है विद्युत की। इसीलिए देखिए, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी दे दी थी। अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से उस चीज को देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए यह 90 डिग्री हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। और यदि लाइट जो है वो आपकी डेंसर मीडियम से चले और डेंसर मीडियम में ही क्या हो, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, तो फिर इसे क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी ये जो एंगल था आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 90 डिग्री से भी क्या हुआ, अधिक हो गया और फिर रे देखिए दोबारा अपने माध्यम में लौट गई, तो फिर इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम कह देते हैं। ध्यान दें इस चीज पर कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और एक जो प्रमुख समस्या जो मेंस लिखते हुए पूछी जा सकती है इस प्रश्न में कि वह स्वास्थ्य और पर्यावरणीय असफलताएं, तो मानव स्वास्थ्य पर 5G और निम्न तीव्रता के रेडियो फ्रिक्वेंसी या इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, विकिरण के प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में विभिन्न चिंताएं तो व्यक्त की ही जा रही हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखें, हमारा जो हृदय होता है उसमें ऐसे और एवी नोड का सिद्धांत यानी एक पेस मेकर लगा होता है जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। तो फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव उस मशीन पर, उस नेचुरल मशीन पर क्या प्रभाव डालेगा, इस पर तो चिंता है ही। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5G और 4G के प्रभाव से पक्षियों पर किस प्रकार का प्रभाव है वो भी आप देख रहे हैं। और आप वायर फ्री गैजेट्स और नेटवर्क सेल टावर और 5G प्रौद्योगिकी और ये जो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी है, इसका जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, लोगों और पशु पक्षियों के स्वास्थ्य और सेहत के लिए बेहद खतरनाक और हानिकारक होगा। वह तो अभी भी है 4G में और 5G में भी ये होगा ही होगा। तो फिर इससे सुरक्षा किस प्रकार से मिल सकेगी। और बहुत उच्च स्तर का विकिरण जिसे आयनाइजेशन रेडिएशन भी कहते हैं, आयनकारी विकिरण भी कहते हैं, हमारे टिश्यूज को गर्म करता है जो कि कैंसर कॉज करता है। यानी ये जो रेडिएशन है वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक है। तो फिर हमें इससे बचने के और इसके प्रभाव से बचने के तरीके भी खोजने होंगे। एक छोटा सा टॉपिक था 5G और ऑप्टिकल फाइबर के केबल के बारे में, जहां पर हमने 5G तकनीक को भी समझने का प्रयास किया और स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जो असफलताएं हैं उनको भी देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यह तकनीक वह अपने आप में मानव जीवन पर प्रभाव डालेगी। और अभी इंटरनेट में हमारा क्या स्तर है, डिजिटल साक्षरता और ये जो समाज में खाई बढ़ेगी डिजिटली, उसको कैसे हम समेकित रूप में पूरा करेंगे, यह सब पॉइंट हमने एक छोटे से वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज
इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।